हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी तैयारी में। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटरसेशन 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जाकर फॉलो कर लेगा और टेलीग्राम जैसे जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और यहाँ पे जो है एग्जाम का आपका जो भी अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, प्यार से, अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कब क्या कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस से, बताइए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सामवेद सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। क्लियर है सभी को इसके बारे में? भारतीय संगीत की जड़ें जो है वैदिक साहित्य, विशेष रूप से सामवेद में देखी जा सकती हैं। सामवेद में भजन संगीत नोट्स के रूप में जो है उपयोग किए जाते थे, लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद के लिए किए गए थे। यह भारतीय संगीत का क्या है, प्रतीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख अभिलेख जो है किस भाषा व लिपि में है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृत और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्रकृत व ब्राह्मी लिपि में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। किस ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होती है, बताइए। किस ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जागृत ज्वालामुखी में। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर देखिए क्या देगा। एल नीनो जलधारा प्रकट होती है कहाँ पर, बताइए। एल नीनो जलधारा कहाँ पर प्रकट होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पेरू के तट पर। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वे मौसमी कारक जो मानसून की चाल पर अक्सर डलते हैं, कुछ कम विलेन नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक आपका एल नीनो होती है। ठीक, क्लियर है? तो यह कहाँ उठती रहती है, तो याद रखिएगा पेरू के तट पर। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। पांचवा नंबर, गणतंत्र क्या होता है, बताइए। गणतंत्र होता है क्या? तो गणतंत्र आपका होता है साथियों राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशागुप्त रूप में न हो। ठीक है, क्लियर? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक गणराज्य के भीतर सत्ता की प्राथमिक पद जो विरासत में नहीं मिलते हैं। ठीक है, यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। एक गणतंत्र ऐसा राज्य होता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथ में होती है और इसका उपयोग जो है सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है पांचवे पे आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भाग 4 में। जो आपका दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 लेख 36 से 51 में नहीं था। ठीक है, संविधान में शामिल निर्देशों का विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, बताइए। मुद्रास्फीति का होने का क्या कारण है, तो मुद्रास्फीति को होने का कारण आपका होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, मुद्रास्फीति जो है गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को जो है वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है। ठीक है, इससे जो है ब्याज दरें भी तय की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है कौन सा, बताइए। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर पर हो जाएगा आईडीबीआई, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई जो का जो गठन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था। यह जो है भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9, आइसोटोन होते हैं क्या। आइसोटोन क्या होते हैं, तो आइसोटोन होते हैं आपके साथियों समान संख्या में न्यूट्रॉन, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। समान संख्या में न्यूट्रॉन को क्या कहता था, आइसोटोन होते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है क्या, बताइए। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान आपका होता है साथियों 7 से कम। ठीक है, तो जो आपका दिया गया पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। और 7 से अधिक होता है तो उसे जो है मूल कहा जाता है। ठीक है, क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 11, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, बताइए। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, तो इससे जो है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी जो स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है ताकि शरीर की गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो क्या होगा, बताइए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो देखिए इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर ये बात याद रखिए, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, क्लासेस अगर आपको अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग देखिए लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। अपनी तैयारी को अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है, बताइए। सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो टमाटर जो है अगर देखा जाएगा तो आपका फल का उदाहरण नहीं होता, जो आपका टीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, वायु एवं जल की प्रक्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है, कब तक। वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है, तो उसको जो है आपका अपरदन कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15, रेशम पालन क्या कहलाता है, बताइए। रेशम का जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं, तो रेशम का पालन आपका कहलाता है साथियों सेरिकल्चर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, रेशम पालन आपका सेरिकल्चर कहलाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है 16 नंबर, पूछा गया आपका सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, बताइए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरे पौधे, जो आपका दिया गया फिर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है हरे पौधे होते हैं। नाउ अगला है आपका 17 नंबर, ओरेकल आपका क्या है बताइए।
ओरेकल आपका क्या होता है? तो ओरेकल की अगर बात करेंगे तो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है और प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो ओरेकल आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। क्या देगा है? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। देखिए डाउट आप सभी को नहीं होना चाहिए, तो अगर डाउट आपका रहता है तो तुरंत बता दीजिए के लिए, ठीक है। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताइए। अरुंधति राय को जो है किस पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? मैंने कल इसके बारे में बताया था आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इसके लिए जो है अरुंधति रॉय को क्या है बुकर पुरस्कार मिला था। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया, बताइए। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दंती दुर्ग, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। दंती दुर्ग जो है कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था जिसने जो है बादामी के चालुक्यों को क्या किया था, पराजित किया था, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21, 21 नंबर, ध्यान से देख के बताइए। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बताइए। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेडी फॉरेस्ट है, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 22, 22 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से, बताइए। कांगड़ा चित्रकला का संबंध जो है कांगड़ा या तो कांगड़ा, ठीक है, चित्रकला शैली का संबंध जो है किस राज्य से? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 23 नंबर, 23 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। यह जो है किस क्षेत्र में? तो ये जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, ठीक है, यह खेल कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सभी जो है खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, क्या देगा? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था, ठीक, क्लियर। चलिए नाउ अगला है आपका 25वां प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान के अगर राष्ट्रीय खेल की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीरंदाजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर है। अगला है आपका है 26 नंबर। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, लखनऊ में, सूरत में, अमृतसर में, बताइए। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी? तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी साथियों अमृतसर में हुई थी 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो प्रस्ताव में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष को लिए जो है करो या मरो का जो मंत्र है किसने दिया था, बताइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव
1942 में जो है अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष में करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के कर। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि विश्वसनीय जनरल था उसको छोड़कर गया था। ठीक है, एक तरह से जो है इसका गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, अगला है आपका है 29 नंबर। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम जो है केप ऑफ गुड होप्स रखा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वास्को डी गामा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और पुर्तगाली नौचालक जो है वास्को डी गामा था जिसने जो है केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम जो है केप ऑफ गुड होप रखा। ठीक, क्लियर है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कांस्य युग की। ठीक है, जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, देखिए अच्छी लगी क्लास को तो क्लास को जो है लाइक तो कीजिए, साथ साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए। बाकी अगर हमसे कोई अगर गलती हो तो हमें जो है बता दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।